तो वेलकम यू एट फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट। आज जो है हम नवोदय स्कूल का जो है 11 फेब को जो पेपर हुआ था उसका जो है जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें जो है हमारे क्वेश्चंस 66 से लेकर 100 पार्ट से जो 35 क्वेश्चंस आते हैं, तो वो 35 क्वेश्चन हम वन बाय वन जो है एक्सप्लेनिंग के साथ जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट केमिकल रिएक्शंस। कि आपको जो है केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड जो है कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उसमें से आपको सिलेक्ट करना है करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसके अंदर हमारा, ड्यूरिंग रिएक्शन साउंड में बी प्रोड्यूस। द सेकंड ऑप्शन इज ड्यूरिंग रिएक्शन हीट में बी प्रोड्यूस बट नेवर एब्जॉर्ब्ड। एंड द ऑप्शन सी ऑप्शन, ड्यूरिंग रिएक्शन अ गैस इज ऑलवेज इवॉल्व्ड। And the fourth option is the products formed by may have different color or physical state than the reactants। तो हमें चार स्टेटमेंट्स में ये देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट केमिकल रिएक्शन के लिए करेक्ट रहेंगे। तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें कि ड्यूरिंग रिएक्शन साउंड में भी प्रोड्यूस, तो हाँ साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे अगर कंबशन की बात करें तो उसके अंदर जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। वही अगर बात की जाए सेकंड ऑप्शन की, हीट में भी प्रोड्यूस, हीट प्रोड्यूस होती है जिसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, बट नेवर एब्जॉर्ब्ड, कि हीट कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट इसमें हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। वही बात की जाए थर्ड की, ड्यूरिंग रिएक्शन गैस इज इवॉल्व्ड, ऑलवेज इवॉल्व्ड, तो हमेशा हर केमिकल रिएक्शन में गैस इवॉल्व्ड नहीं होती है। नेक्स्ट है, द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड मे हैव डिफरेंट कलर और फिजिकल स्टेट देन द रिएक्टेंट्स। तो हम देखते हैं प्रोडक्ट्स उसे कहते हैं जो केमिकल रिएक्शन से बनने वाले, यानी कि केमिकल रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाती है तो उससे बनने वाले जो हैं सब्सटेंस, उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो उनके कलर भी चेंज होता है, उनकी स्टेट भी चेंज होती है। तो हमारे इसमें जो स्टेटमेंट्स है कौन कौन से करेक्ट हो जाएंगे, एक स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, साउंड में भी प्रोड्यूस, साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है हमें हीट प्रोड्यूस बट नेवर एब्जॉर्ब, तो कभी जो है हीट एब्जॉर्ब भी होती है जिसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, ऑलवेज जो है इवॉल्व नहीं होती हर रिएक्शन में। तो वन एंड फोर्थ जो है इसमें हमारे करेक्ट स्टेटमेंट्स हो जाएंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इसमें क्या रहने वाला है, करेक्ट रहने वाला है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें हमारा क्या रहने वाला है, करेक्ट रहने वाला है 66 का। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 67। कंसिडर द फॉलोइंग एडेप्टिव फीचर्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के आपको एडेप्टिव फीचर्स जो है देखने हैं, थिक वाइट फर, लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, स्लिपरी बॉडी, या फिर लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लोज। ये जो फीचर्स हैं ये किसके लिए एडेप्टिव है, तो आउट ऑफ दिस द एडेप्टिव फीचर्स ऑफ पोलर बियर। अब इसमें से आपको पोलर बियर के एडेप्टिव फीचर्स बताने हैं कि उसके अंदर क्या क्या होते हैं। तो थिक वाइट फर, लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, या फिर स्लिपरी बॉडी, या फिर लॉन्ग कर्ड एंड सॉल्व क्लास। तो ये कह रहे हैं इसके अंदर वन वाला, 1, 2 एंड 4 जो है ये पोलर बियर के क्या होता है, एडेप्टिव फीचर्स होता है। तो 1 to 4 जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसमें हमारा क्या रहने वाला है, करेक्ट रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी जो है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 68 की, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सोयल। सोयल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स है और उसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो चूज करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमें, लोमी सोयल कंटेन सैंड एंड क्ले सोयल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। सैंड एंड लोमी का मिक्सचर होता है, लेकिन उसमें कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी होते हैं जिसे हम कहते हैं सिल्ट पार्टिकल्स, वो भी इसके अंदर होता है। फिर बात की जाए लॉमी सोयल, द परकुलेशन ऑफ वाटर इज वेरी फास्ट। तो ये कह रहा है कि लॉमी सॉइल के अंदर जो परकुलेशन होता है टाइम टू एब्जॉर्ब ऑफ वाटर, कि अगर हम इस लॉमी सॉइल के अंदर वाटर को एक पाइप के अंदर वाटर को डालें तो वो कितनी टाइम में उस सॉइल के अंदर जो है एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेदरिंग इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो वेदरिंग जो है बहुत ही एक स्लो प्रोसेस होती है जिससे सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस को वेदरिंग कहते हैं। तो फर्स्ट इनकरेक्ट है हमारा, सेकंड भी जो है इनकरेक्ट है, थर्ड भी जो है हमारा इनकरेक्ट है अभी तक। फोर्थ की बात करते हैं, टॉप सॉइल कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ह्यूमस। तो ये जो है स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है कि जो टॉप सॉइल होती है उसके ऊपर उसके पास सबसे ज्यादा क्या होती है, ह्यूमस, और ह्यूमस की वजह से वो सॉइल क्या कहलाती है, फर्टाइल कहलाती है। अगर सॉइल के ऊपर से ह्यूमस को हटा दिया जाए तो वो जो है
क्या कहलाएगी? अनफर्टाइल सॉइल कहलाएगी। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें हमारा क्या रहने वाला है? करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 69 है, स्टूडेंट हैज पुट अ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है इन विच कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज लेस बट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। फर्स्ट ऑन ए स्ट्रिप ऑफ लिटमस पेपर, लिटमस पेपर के 2 लिटमस पेपर लिए हैं इसने, एक है ब्लू और एक है रेड। 2 टाइप्स के होते हैं लिटमस पेपर। तो सबसे पहले इसने सोडियम हाइड्रोक्साइड को ब्लू पे डाला और फिर जो है रेड पे डाला। तो दोनों में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? हमें पता है कि जो ब्लू लिटमस पेपर रेड में बदलता है वो कौन बदलता है? एसिड बदलता है। और जो रेड ब्लू में बदलता है वो कौन बदलता है? बेस बदलता है। तो सबसे पहले हमें इसका नेचर पता होना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, तो वो जो है किसको बदलेगा? रेड कलर को बदल देगा और ब्लू कलर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? नो चेंज इन ब्लू लिटमस पेपर बट द रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या रहने वाला है? करेक्ट रहने वाला है कि रेड लिटमस पेपर जो है उसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा, बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेसिक इन नेचर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 70। तो 70 हमें क्या कर रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ए फूड चेन। आपको इसके अंदर ये फूड चेन से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना। फूड चेन में क्या होता है सीक्वेंस? कि अगर हम बात करें तो सबसे जो लोअर में आता है वो कौन होता है? प्रोड्यूसर्स होता है। उसके बाद आता है कंज्यूमर्स। उसके बाद कंज्यूमर्स की कैटेगरी में अगर बात की जाए तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर्स। फ्रॉग, ईगल, इंसेक्ट्स, ग्रास, स्नेक। तो प्रोड्यूसर्स के अंदर प्लांट्स आते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले जो कौन सा आएगा? ग्रास आएगा। ये तो हमें क्लियर है। नेक्स्ट जो है ग्रास के बाद, ग्रास ईट कौन करता है? ग्रास ईट करेंगे इंसेक्ट्स। तो सेकंड पे जो है इंसेक्ट्स आएगा। दैट मीन्स ये वाला जो ऑप्शन है हमारा हट गया है। अब इंसेक्ट्स को कौन ईट करेगा? इंसेक्ट्स को ईट करेगा फ्रॉग। फ्रॉग ईट करेगा। तो फ्रॉग किस किस में? इन द ऑप्शन में। दैट मीन्स ये ऑप्शन भी क्या हो गया? हट चुका है। अब फ्रॉग को कौन ईट करता है? फ्रॉग को ईट करता है स्नेक। तो वही एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन नंबर 71 की। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसके अंदर कॉटन एंड मस्टर्ड बोथ आर खरीफ क्रॉप्स। क्या दोनों खरीफ क्रॉप्स होते हैं क्या? तो इसमें जो है दोनों खरीफ क्रॉप्स नहीं है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। कॉटन एंड मस्टर्ड बोथ आर रबी क्रॉप्स, तो दोनों रबी क्रॉप्स भी नहीं है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। अगर बात करें थर्ड ऑप्शन की, कॉटन इज अ खरीफ एंड मस्टर्ड इज अ रबी क्रॉप, हाँ, तो ये जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है कि कॉटन जो है वो क्या है? खरीफ क्रॉप है, और जो मस्टर्ड है जिसे हम सरसों कहते हैं वो एक टाइप की क्या है? रबी क्रॉप है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा क्या रहने वाला है? करेक्ट रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 72। कंसिडर द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस प्रोसेस। ये प्रोसेसेस कुछ दी गई है जिसके अंदर आपको देखना है प्लगिंग, क्रॉप रोटेशन, फील्ड फैलो, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो इसके क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? द प्रैक्टिस प्रोसेसेस विच एड न्यूट्रिशन टू द सोइल। अब इन चारों में से कौन सी प्रोसेस है जो न्यूट्रिशन सोइल के अंदर क्या होता है? ऐड होता है। तो प्लगिंग जो है ये सिर्फ सोइल को क्या करता है? चेंज करने के लिए प्लगिंग की जाती है, तो इससे कोई भी न्यूट्रिएंट ऐड नहीं होता है। बात की जाए क्रॉप रोटेशन की, तो इससे भी जो है न्यूट्रिएंट्स ऐड होता है। हम क्रॉप रोटेशन क्यों करते हैं? ताकि हमारी सोयल जो है वो क्या रहे? फर्टाइल हो सके। नेक्स्ट फील्ड फेलो। फील्ड फेलो का मतलब एक क्रॉप को अगर हमने हार्वेस्टिंग कर ली तो उसके बाद जो है हम उसको क्या करते हैं? कुछ टाइम के लिए बैरन छोड़ देते हैं ताकि वो जो है वापस से उसके अंदर ही न्यूट्रिएंट्स आ जाए। थर्ड बात की एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, तो उससे जो है फर्टिलाइजर और मैन्योर दोनों में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होता है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका हमारा करेक्ट रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो है क्वेश्चन नंबर 73।
select from the following is a group that comprises one element, one compound and one मिक्सचर। तो आपको इसमें से ये देखना है, एक एलिमेंट होना चाहिए, कंपाउंड होना चाहिए और एक मिक्सचर होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें, गोल्ड, सल्फ्यूरिक एसिड और एयर। तो गोल्ड जो है ये क्या है, मेटल है। गोल्ड जो है मेटल है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, कंपाउंड है, और एयर जो है वो एक मिक्सचर है। तो यही ऑप्शन जो है हमारा इसके अंदर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर बात की जाए तो इसमें सोडियम क्लोराइड सिल्वर मेटल है, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, लेकिन सोडियम क्लोराइड जो है वो क्या नहीं है, मिक्सर नहीं है। वही अगर बात की जाए ऑक्सीजन मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सिल्वर, मीथेन, मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो इसमें भी कोई मिक्सर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें हमारा करेक्ट रहेगा। फिर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 74। एन ऑप्टिकल डिवाइस, मिरर और लेंस कैन फॉर्म रियल डिमिनिश्ड एज वेल एज रियल एंड लार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट दिस ऑप्टिकल डिवाइस इज। कि ये कह रहा है एक ऑप्टिकल डिवाइस है जिसके अंदर वो जो इमेजेस बना रहा है, कैसी बना रहा है इमेजेस, रियल डिमिनिश्ड एंड रियल एंड लार्ज इमेजेस जो है वो बना रहा है। और किस साइड बना रहा है, ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी सेम साइड पर क्या है, इमेज बन रही है। तो ऑप्टिकल डिवाइस के अंदर कौन से लेंस है, कौन से मिरर्स हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस जो है इसका नहीं होगा करेक्ट आंसर। कॉन्केव मिरर, आइदर कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर, आइदर कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस। तो इसमें से जो हमें बताना है ये कि इसके अंदर जो है कौन सा करेक्ट रहने वाला है। कॉन्केव मिरर जो है वो इसके अंदर कैसी इमेजेस बनाता है, वो इमेजेस बनाता है इसमें रियल डिमिनिश्ड और इसी के साथ रियल एनलार्जेस इमेजेस जो है वो बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें हमारा करेक्ट रहेगा। वही अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 75 की, अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन पर पर्सन पर डे इज द मिनिमम ऑफ। कि गवर्नमेंट ने एक पर्सन के लिए कुछ फिक्स अमाउंट का जो है वाटर फिक्स कर रखा है, उसके किसके लिए, डेली लाइफ के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, कुकिंग के लिए और प्रॉपर हाइजीन के लिए। तो वो जो वाटर है लीटर्स के अंदर वो कितना होता है, गवर्नमेंट ने कर रखा है 50 लीटर्स जो है वो करेक्ट रहने वाला है। कि 50 लीटर्स पर पर्सन जो है ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग और मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन पर पर्सन के अकॉर्डिंग होगा। इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 76। टू प्लेन मिरर ए एंड बी आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। ये देखो, ये दो प्लेन मिरर है, एक है बी वाला और एक है ए वाला। अब यहां से एक इंसिडेंट रे आई है, हमें पता है कि इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे हम कहते हैं नॉर्मल। तो ये लाइन है नॉर्मल। अब फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें ये कहता है द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे इज कॉल्ड, ये इंसिडेंट रे हो गई, इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई हो गया ये। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें ये कहता है एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। तो ये 30 डिग्री है, तो एंगल आर इसमें पूछा गया द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर, तो वो भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 3 प्लैनेट्स सोलर सिस्टम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। कि आपको जो है प्लैनेट्स के करेक्ट सीक्वेंस बताना है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम सन। तो सन के जो सबसे पास जो प्लैनेट होता है वो होता है मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी, उसके बाद होता है विनस, विनस के बाद होता है अर्थ। तो विनस, मार्स, सैटर्न, ये जो है सीक्वेंस सही नहीं है। मर्क्यूरी, विनस यहां तक तो सही है, लेकिन इसके बाद अर्थ आएगा, मार्स आया, तो ये सही नहीं है। मार्स, मर्क्यूरी, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। विनस, अर्थ, मार्स, तो ये जो है इसमें करेक्ट रहने वाला है। ये सेकंड नंबर पे होता है, ये थर्ड पे होता है और ये फोर्थ पे होता है। इससे पहले एक प्लेनेट आता है जिसे हम कहते हैं मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। क्वेश्चन नंबर 78। अ प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम विच हैज नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। तो ऐसा प्लेनेट जो है उसे हम क्या कहते हैं, वीनस कहते हैं, जिसके पास खुद की कोई भी सैटेलाइट नहीं है। नेक्स्ट है 79। रिक्टर स्केल इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ। रिक्टर स्केल जो है
इंटेंसिटी वो किसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? रिक्टर स्केल एक सिस्मोग्राफ डिवाइस होता है विच इज यूज टू मेजर अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है सिस्मोग्राफ। उस सिस्मोग्राफ की इंटेंसिटी, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी हम किस में मेजर करते हैं? रिक्टर स्केल। अगर आपने अभी देखा होगा टर्की के अंदर जो अर्थक्वेक आया था अबव 7 हेक्टर, 7 हेक्टर से भी ज्यादा का अर्थक्वेक आया था, तो विच इज अ वेरी डिस्ट्रक्टिव, कि वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है? डेंजर होता है। वही बात करें 2-3 तक, तो वो क्या होता है? नॉर्मल अर्थक्वेक होता है। लेकिन अगर अबव 5 की बात की जाए, 5, 6, 7, तो वो थोड़े से क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव होते हैं, वो थोड़े से विनाशकारी अर्थक्वेक होते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 हमें क्या कह रहा है? 4 पैरेलल रेज ऑफ लाइट आर फॉलिंग ऑन द सरफेस S1, S2, S3, S4। ये 4 सरफेसेस हमें दे रखी है, S1, S2, S3, S4, as shown in the figure. Surface on which the angle of incidence is equal to the angle of reflection R। अब इसके अंदर आपको बताना है कौन से सरफेस के अंदर एंगल I जो है क्या एंगल R के बराबर होगा, इक्वल होगा। तो देखिए हमेशा जो सरफेस होनी चाहिए वो प्लेन होनी चाहिए। तो प्लेन सरफेस आपको किसके अंदर दिखाई दे रही है? एक के अंदर दिखाई दे रही है, वो है S1 के अंदर। इसके अंदर दिखाई दे रही है आपको, S1 के अंदर जो है प्लेन सरफेस दिखाई दे रही है। बात करें S2 की, तो इसके भी अंदर जो है क्या होगा? ये कैसा है? सरफेस है, रफ सरफेस है। तो इसके अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, तो देखो हमें रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वो तो चाहे सरफेस कैसी भी हो, लेकिन एंगल जो होंगे हमेशा क्या रहेंगे? सिमिलर ही रहने वाले हैं, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो रफ हो, चाहे वो कर्व्ड हो। लेकिन उसमें क्या होता है कभी कभार कि जिस एंगल से लाइट आती है उस एंगल से लाइट जाती नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो लॉ है वो डिससेटिस्फाई है। वो लॉ हमेशा सेटिस्फाई रहता है कि वो एंगल्स जो है हमेशा सेम रहते हैं, चाहे कैसी भी सरफेस हो। तो चारों में जो है वो सेम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी जो है वो क्या रहेगा? करेक्ट रहने वाला है, S1, S2, S3, S4। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81। 81 हमें क्या कह रहा है? द मेथड यूज टू ऑब्टेन सॉलिड कॉपर सल्फेट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है बीकर के अंदर, इससे हमें क्या चाहिए? इसे हमें सॉलिड कॉपर सल्फेट चाहिए। तो कंडेंसेशन से होगा क्या? ये डिकेंटेशन से होगा क्या? इवेपोरेशन से होगा या फिर सेडिमेंटेशन से होगा? तो किससे होगा? ये होगा इवेपोरेशन से, कि हमें लिक्विड से जो सॉलिड बनाते हैं हम। जैसे अगर सॉल्ट की भी बात की जाए तो सॉल्ट कैसे बनता है? सी वाटर को इवेपोरेट किया जाता है ताकि उस जो है बॉटम पे वो क्या रह जाए? एक सॉलिड पार्ट रह जाए जो सॉल्ट रह जाता है। तो वैसे ही अगर इसको सल्फेट सॉल्यूशन को बॉईल किया जाएगा, हीटिंग की जाएगी, तो उस टाइम पर जो इवेपोरेशन के बाद जो रेजिड्यू बचेंगे वो क्या बचेंगे? सॉलिड कॉपर सल्फेट के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स ऑब्जर्व्ड इन ग्रास। ग्रास के अंदर आपको देखना है, तो ग्रास जो होती है एक टाइप की फिब्रस रूट होती है, और जिसके अंदर भी फिब्रस रूट होती है, देखो 2 टाइप की रूट्स होती है। Fibrous root in which no main root and the tap root in which one main root from these lateral roots are arises। फिब्रस रूट के अंदर वेनेशन, वेनेशन होता है द अरेंजमेंट ऑफ वीन्स इन द लीफ ऑलवेज पैरेलल। और जिसका रेटिकुलेट होता है, रेटिकुलेट का मतलब पैरेलल का मतलब होता है ऐसा, वीन्स ऐसे होता है। रेटिकुलेट का मतलब होता है कि इसमें जो वीन्स होंगे वो कैसी होंगी? नेट लाइक होंगे। क्लियर है? तो पैरेलल के अंदर क्या होगा? फिब्रस रूट। आप तो ग्रास के अंदर क्या होता है? फिब्रस होता है और पैरेलल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट रहने वाला है हमारा। वेट वेट वेट, फिब्रस रूट नॉट अ टैप रूट। इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट रहेगा। फिब्रस रूट प्लस पैरेलल कॉम्बिनेशन जो आपको बताया गया था। और टैप रूट के साथ हमेशा कैसा आता है वेनेशन? रेटिकुलेट वेनेशन आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज्ड बाय ब्रेड मोल्ड, मशरूम एंड ईस्ट।
तो ये सेप्रोफाइटिक होता है, पैरासाइटिक होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है या फिर ऑटोट्रॉफिक होता है। सेप्रोफाइटिक हु डिपेंड्स ऑन डेड ऑर्गेनिज्म, पैरासाइटिक हु डिपेंड्स ऑन होस्ट बॉडी, हेटेरोट्रॉफिक हु डिपेंड्स ऑन अदर्स एंड द ऑटोट्रॉफिक हु मेक्स देयर फूड ऑन सेल्फ। तो ये तीनों जो होते हैं सेप्रोफाइटिक कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो डेड के ऊपर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हैज मोर देन 10 ऑर्गन्स। डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर 10 ऑर्गन से भी क्या होता है, ज्यादा ऑर्गन्स होते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ऑर्गन दैट वन डज नॉट कैरी आउट एनी ऑफ द डाइजेस्टिव फंक्शंस। आपको ऐसा पेयर चूज करना है जिसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव फंक्शंस नहीं हो। फर्स्ट बात करें बक्कल कैविटी, तो इसके तो डाइजेशन ही यहाँ से स्टार्ट होता है। स्टार्च का जो डाइजेशन होता है वो बक्कल कैविटी के अंदर ही स्टार्ट होता है। वही अगर बात की जाए तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन की बात की जाए, बक्कल कैविटी इसमें भी है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन की बात की जाए तो इसके अंदर इसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, तीनों ही जगह क्या होता है, कोई भी डाइजेस्टिव फंक्शंस नहीं होते, कोई भी डाइजेशन नहीं होता। इसोफेगस हमारे थ्रोट यानी कि माउथ से बकल कैविटी से फूड को स्टमक तक ले जाने का काम करता है। लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पर सिर्फ रीअब्जॉर्प्शन होता है सॉल्ट्स का, वाटर का। और रेक्टम, रेक्टम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ अनडाइजेस्टेड फूड को हम स्टोर करके रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा यहाँ पर क्या रहने वाला है, करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। क्वेश्चन नंबर 85, एडिबल प्लांट्स बताना है आपको इसके अंदर, ब्रिंजल, बनाना, लेडी फिंगर या पंपकिन। तो इसके अंदर से आपको करेक्ट ऑप्शन बताने हैं, ए, बी, सी या फिर डी। ए कह रहा है मैं 1 2 ब्रिंजल या बनाना, बी कह रहा है मैं 3 4 लेडी फिंगर या पंपकिन, सी कह रहा है मैं 2 4 बनाना एंड पंपकिन, डी कह रहा है मैं 1 एंड 3। तो इसमें से जो है करेक्ट सीक्वेंस है वो कौन सा हो जाएगा हमारा, इसमें जो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2 एंड 4 का। दैट मीन्स बनाना एंड पंपकिन दे आर एडिबल प्लांट्स। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट रहेगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86, 86 हमें क्या कह रहा है, द फास्टेस्ट स्पीड ऑफ फाल्कन इज 320 किलोमीटर पर आवर। द करेक्ट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग दिस स्पीड यूजिंग द करेक्ट यूनिट सिंबल्स ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसके अंदर जो इनके यूनिट्स कैसे एक्सप्रेस करता है वो इसके अंदर बताना है। तो यूनिट हमेशा एक तो हमेशा किस में आती है, सिंगुलर फॉर्म में आती है। क्लियर है। तो सबसे पहली बात की जाए किलोमीटर्स, दैट मीन्स ये गलत है। फिर इसमें भी बात की जाए किलोमीटर्स, दैट मीन्स ये भी गलत है। फिर इसमें बात की जाए की और एम दोनों ही कैपिटल है, तो ये भी जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बचा कौन सा, डी। और यही जो है करेक्ट एक्सप्रेसिंग यूनिट होती है स्मॉल यूनिट्स के अंदर। क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा वो हमारा क्लियर रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, अ बस मूव्स विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 20 मिनट्स। तो 36 किलोमीटर पर आवर है यहाँ पर, लेकिन मिनट्स दिए हुए हैं, तो इसको हमें आर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20/60। तो इसका आ जाएगा 1/3। वही अगर बात की जाए 54 स्पीड वाले की 1 आवर, इसमें भी 20 मिनट्स है, तो उसका भी क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। क्लियर है। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 36 और 54, 36 प्लस 54। इसको जो हम क्या करेंगे टाइम के साथ 1/3, 1/3। तो 6 से अगर हम इसको कट करें, यहाँ आ जाएगा 12। इस 3 से अगर हम इसको कट करें तो यहाँ आ जाएगा 18। तो 18 और 12 30 किलोमीटर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, कंसिडर द इलेक्ट्रिक सर्किट एज सोन इन दिस। ए बी थिक कॉपर वायर, ए बी जो है ये एक सर्किट है, ए बी जो है थिक कॉपर वायर है इसके अंदर। व्हेन द स्विच ऑन, स्विच जैसे ही ऑन किया, ए बी के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, बल्ब ग्लो होना स्टार्ट हुआ, वी ऑब्जर्व दैट द वायर ए बी। और फिर हमने इस ए बी को ऑब्जर्व किया, क्या आएगा, ये क्या रेड हॉट हो जाएगा, क्या बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड मेल्ट इमीडिएटली, ये क्या जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, क्या गिव्स अ सीवियर शॉक ऑन टचिंग, क्या हम इसको टच करेंगे तो ये हमें झटका देगा, क्या। डी ऑप्शन है डिफ्लेक्ट्स अ कंपास नीडल प्लेस नियर इट। तो ये होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होती है तो उसके आसपास जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होने लगता है।
तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो जब हम यहाँ पर कंपास रखेंगे तो उसकी मैग्नेटिक नीडल के अंदर क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 89, समटाइम्स एथलीट suffer from muscle cramps, it is due to anaerobic respiration. Anaerobic respiration means respiration occurs in the absence of oxygen, ऑक्सीजन के absence में जो respiration हो, in which glucose is converted into। हम देखते हैं कि एथलीट जब हैवी वर्कआउट करते हैं तो उनकी बॉडी में जो है ऑक्सीजन की कमी होती है, उस टाइम पे ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है वो होता है लैक्टिक एसिड के अंदर। क्लियर है, लैक्टिक एसिड, लेकिन लैक्टिक एसिड के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से उनकी बॉडी में क्या आता है, क्रैम्प्स आते हैं। तो इसीलिए जब भी हैवी वर्कआउट करे या कोई हैवी वर्क करे तो उसलिए उस टाइम पर हमें लॉन्ग लॉन्ग ब्रीदिंग करनी चाहिए, ताकि हमारे बॉडी में ज्यादा से ज्यादा क्या जा सके, ऑक्सीजन जा सके, और उस वजह से ये जो है लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में ना बने। 90 number question, in human bodies the exchange of gases between blood and tissue and the absorption of nutrients takes place in the, कि exchange of gases जो है blood और tissue के बीच में कौन करता है, हार्ट करता है, कैपिलरीज करती है, आर्टरीज करती है, या फिर वीन्स करते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, ब्लड और टिश्यू के अंदर आपको बताना है एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है कब होता है, और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी इसमें आपको बताना है कि कहां पर रहेगा। तो ये जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां होती है, कैपिलरीज, द नेटवर्क बिटवीन द आर्टरी एंड वीन्स। आर्टरी कैरी करती है O2 ब्लड, ऑक्सीजन रिच CO2 कैरी करती है CO2 रिच ब्लड, वीन्स जो है, तो इन दोनों के बीच में होता है कैपिलरीज। और कैपिलरीज में क्या होता है कि O2 जो है CO2 में बदल कर दे देता है। ये स्मॉल 1 सेल थिक होता है, ताकि हर एक सेल तक क्या जा सके, ब्लड सप्लाई हो सके। ब्रायोफिल्म कैन रिप्रोड्यूस बाय फ्लावर, स्टेम, रूट, लीव्स। तो ये जो ब्रायोफिल्म लीफ का एग्जांपल होता है, उसके मार्जिन पे जो है नोचेस होते हैं, वो नोचेस अगर सोयल के अंदर गिर जाए और उसे अप्रोप्रिएट कंडीशन मिल जाए, क्लाइमेट मिल जाए, तो वहां से एक ब्रायोफिल्म क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारे क्वेश्चन नंबर 92, बिसाइड सनलाइट प्लांट आल्सो नीड द फॉलोइंग फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये तो बिल्कुल नहीं, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं, नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं, क्लोरोफिल, वाटर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट रहेगा। सिल्क वॉर्म सीक्रेट फाइबर मेड अप ऑफ, कि सिल्क वॉर्म्स जो फाइबर सीक्रेट करते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, तो वो जो बने हुए होते हैं वो बने हुए होते हैं प्रोटीन के। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 94, a copper plate would feel cold as compared to a wooden table on a winter morning. It is due to the reason that the copper plate, हम देखते हैं कि विंटर मॉर्निंग के अंदर एक कॉपर प्लेट और एक वुडन ब्लॉक है, हम दोनों को टच करेंगे तो हमें जो कॉपर प्लेट होगी वो ज्यादा क्या लगेगी, कूल लगेगी, कोल्ड लगेगी। तो इसका क्या रीजन है, रिफ्लेक्ट्स मोर हीट देन द वुडन टेबल। क्या ये मोर हीट को ज्यादा हीट रिफ्लेक्ट करेगा क्या, इज मेड फ्रॉम मेटल हुज डेंसिटी इज मोर देन दैट ऑफ वुड, क्या उसकी डेंसिटी ज्यादा रहेगी क्या। थर्ड कह रहा है इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट एज कंपेयर टू द वुडन टेबल, और फोर्थ कह रहा है इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज कंपेयर टू द वुडन टेबल। तो इसका जो करेक्ट रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, कि ये मेटल का बना हुआ है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है किससे, वुड से, इस वजह से वो क्या होता है, कोल्ड होता है, ठंडा होता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 95, एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। इन स्टेटमेंट्स को आपको देखना है, क्या एक्सक्रीशन प्लांट्स के अंदर होता है क्या, बिल्कुल होता है। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, दोनों में होता है। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ एक्सेस वाटर ओनली, क्या एक्सक्रीशन एक्सेस वाटर का होता है क्या सिर्फ। फिर ये कह रहा है हमें सिक्रेशन इज वन ऑफ द मेथड ऑफ एक्सक्रीशन, क्या सिक्रेशन ही एक मेथड है क्या एक्सक्रीशन का। तो इसमें से हमें देखना है कि कौन से पेयर जो है वो क्या है, करेक्ट है। फर्स्ट वाले में हमें कह रहा है 1 और 2 नहीं, इसमें जो आपके करेक्ट रहने वाले हैं वो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4। तो ये तीनों कौन से ऑप्शन के अंदर है, 1 2 4, ये है सी ऑप्शन के अंदर, दैट मीन सी विल बी करेक्ट। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 96, ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स, ट्रांसपिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है इन विच
लीव्स लूजेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो एब्जॉर्ब वाटर वेपर फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक बिल्कुल नहीं, रिलीज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, रिसीव वाटर फ्रॉम द सोइल, सॉरी, रिसीव वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जैसा आपको बताया, ट्रांसपिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर वाटर वेपर्स रिलीज की जाती है। वाटर वेपर्स को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या रहेगा हमारा इसमें करेक्ट रहने वाला है। बी जो है इसमें करेक्ट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 97, सिलेक्ट अ पेयर ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग। कांटेक्ट फोर्सेस का पेयर जो है आपको इसमें से सिलेक्ट करना है। मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स जब हम किसी भी वेट को कैरी करते हैं दैट इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स भी जो है वो क्या होता है, मैग्नेट्स के बीच में, डिफरेंट पोल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को हम मैग्नेटिक कहते हैं। लेकिन मैग्नेटिक इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कि अगर हम मैग्नेट्स को टच भी ना करें तो उसके अंदर फोर्स जो है एक्सर्ट होगा। मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है कि इसके अंदर हमें दो ऑब्जेक्ट्स को क्या करना पड़ता है, कांटेक्ट में आना पड़ता है। इसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो इसका जो करेक्ट रहने वाला है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट रहेगा, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल इज लेस इन स्मूथ सरफेस एंड इट इज मोर इन रफ सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, अ वाटर टैंक हैज 4 टैप्स A B C D as shown if the tank is fully filled with water। अगर इस टैंक को हम पूरा पानी से भर दें एंड द टैप आर ओपन साइमल्टेनियसली, फिर इसके अंदर इन टैप्स को क्या किया जाए, ओपन किया जाए यहां से, द वाटर विल फ्लो विद द सेम प्रेशर फ्रॉम द टैप। अब आपको इसमें से बताना है 4 टैप है तो कौन से टैप के अंदर वाटर जो है सेम प्रेशर के साथ क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो जो भी डेप्थ पे होंगे उसके अंदर वाटर प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो डेप्थ पे कौन है, बी एंड सी। बी एंड सी वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या रहेगा हमारा इसके अंदर करेक्ट रहने वाला है। फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 99 की। कंसिडर द एक्सपेरिमेंटल सेटअप सोन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं इसे। ये जो है कॉपर की प्लेट है, ये भी कॉपर की प्लेट है, यहाँ पर हमने बैटरी कनेक्ट की है और इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का डाला है। तो आफ्टर पासिंग करंट, जैसे ही करंट को हम इसमें पास करेंगे तो क्या होगा, कॉपर प्लेट जो है ये किसमें बदलने लगेंगे, कॉपर आयंस में बदलने लगेंगे और वो कॉपर आयंस जो है इस सॉल्यूशन के अंदर मिक्स होने लगेगा। और जैसे ही ये इस कॉपर सल्फेट के अंदर मिक्स होगा तो सल्फेट वाला CuSO4 जो है यहां से ये कॉपर जो है इसके ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द नेगेटिव। ये जो है नेगेटिव प्लेट है, ये जो पॉजिटिव प्लेट है। हाँ, द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स अवे। कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है वो क्या फेड हो जाएगा क्या। बोथ द इलेक्ट्रोड्स गेन कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन, नो। कॉपर गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिवली चार्ज। नेगेटिव से नहीं जाएगा, पॉजिटिव से जाएगा। कॉपर गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड टू द नेगेटिवली। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें हमारा क्या रहने वाला है, करेक्ट रहने वाला है, कि इससे जो है ट्रांसफर होकर कॉपर आयंस इस पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, अ गैस वेयर इंक्रीज कंसंट्रेशन इन द एनवायरनमेंट मे कॉज ग्लोबल वार्मिंग। तो आपको गैस का नेम बताना है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है कि जब एटमॉस्फेयर के अंदर सनलाइट आती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाती, ये कार्बन डाइऑक्साइड उसको क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। उस वजह से ग्लोब की, अर्थ की क्या हो जाती है कि टेम्परेचर के अंदर राइज होने लगता है और इस वजह से वो ग्लोब क्या होने लगती है, वार्म होने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो रहने वाला है इसमें हमारा करेक्ट रहने वाला है। तो आई होप कि आप सभी का जो आज का पेपर है अच्छा हुआ होगा और सभी ने जो है अपने 100% इस पेपर में दिया होगा। तो हमारी फ्यूचर सीरीज फैमिली की विशेष आपके साथ है। आपका जो है नवोदय स्कूल में सीट जो है रिजर्व कर ली होगी। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।